नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कानाफूसी चर्चा और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम कई रोचक खबरें लेकर आपके सामने आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो एक बड़ा हलचल मचती है। ब्यूरोक्रेसी में कई सारे अफसरों का राइज होता है, कई सारे लोगों का फॉल होता है, यानी कि उत्थान और पतन की एक सतत प्रक्रिया यूपी की ब्यूरोक्रेसी में चलती रहती है। नौकरशाही की इस फेरबदल को कई लोग इनाम के तौर पर मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि सजा दी गई, किनारे कर दिए गए। आज बात प्रदेश के मुख्य सचिव के बाद प्रदेश की दो सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की उन कुर्सियों की, जिसमें एपीसी और रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन शामिल है। मुख्य सचिव के बाद जो एपीसी की कुर्सी है उस पर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को बैठाया गया है। वो उत्तर प्रदेश के नए एपीसी बने हैं। मनोज कुमार सिंह का नाम और पद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक ताकतवर अफसर बनकर उभर रहे हैं। उनके पास एपीसी के साथ साथ ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव का भी चार्ज रहेगा, यानी कि एपीसी के साथ उनके पास कई सारे चार्ज रहेंगे। मनोज कुमार सिंह झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और उनके ताकतवर होने के पीछे एक कारण यह है कि उनकी नौकरी अभी करीब 3.5 साल बची हुई है, यानी कि जुलाई 2025 तक वो नौकरी में रहेंगे। तो सोचिए कि वो यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अब बात आती है संजीव मित्तल की। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और राजस्व परिषद के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। हालांकि उनके पास 1.25 साल का करीब टेन्योर है, लेकिन ये माना जा रहा था कि संजीव मित्तल हर परिस्थिति में सरकार के इर्द गिर्द ही रहेंगे, लेकिन इस बार उनको सचिवालय से बाहर करके अब रेवेन्यू बोर्ड भेजा गया है। संजीव मित्तल के पास जो वाणिज्य कर का चार्ज था वो वित्त सचिव को चला गया। संजीव मित्तल की जगह आईआईडीसी के पद पर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को बैठाया गया है। अरविंद कुमार अभी तक औद्योगिक विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। अब उनको औद्योगिक विकास के एसीएस का और मनोरंजन आईटी इसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अरविंद कुमार के बारे में आप जानते होंगे कि वो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव रहे, बिजली विभाग के चेयरमैन रहे, 1988 बैच के अफसर हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है, लेकिन उनकी नौकरी अब 10 महीने मात्र बची है, यानी कि फरवरी 2023 में उनका रिटायरमेंट है। एक महत्वपूर्ण नाम 88 बैच में ही राधा एस चौहान का है, जिनको वित्त के साथ साथ सेल टैक्स का भी पूरा जिम्मा दे दिया गया है, यानी कि पैसा कहां से आएगा और खर्चा कहां होगा, ये पूरी जिम्मेदारी राधा एस चौहान के जिम्मे है। लेकिन इसी बीच उनको केंद्र में एक बहुत बड़ी पोस्टिंग आ गई है, तो स्वाभाविक है कि वो जल्दी ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी में 2 लोगों का फाल भी हुआ है, यानी कि उनकी गाड़ी ढलान पर आई है। पहला है रजनीश दुबे और दूसरे हैं राजेश कुमार सिंह। रजनीश दुबे पिछले योगी सरकार में लगातार मलाईदार पदों पर रहे, मलाई काट रहे थे, पीडब्ल्यूडी का सपना देख रहे थे, लेकिन आसमान से गिरे तो खजूर में अटक गए, जमीन पे नहीं गिरे। वो अब नगर विकास विभाग से हटाकर उनको दूध दही मट्ठा मक्खन मछली वाले विभाग में प्रमुख सचिव बना दिया गया है। उनकी जगह पर अमृत अभिजात, जो अभी तक कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा, इन सब विभागों, तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव थे, उनको नगर विकास जैसे बहुत बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अमृत अभिजात थोड़े दिन पहले ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश वापस आए हैं। यूपी में कई अहम पदों पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
सूचना विभाग के सचिव और डायरेक्टर भी रहे हैं। एक अच्छी छवि के अफसर हैं, ऊर्जावान हैं, लंबा समय है और अभी तक जिस विभाग में रहे कोई दाग लगने नहीं दिया। 1995 बैच का यह अफसर बहुत बड़ी कुर्सी हासिल करने में कामयाब रहा। इस फेरबदल में जो अगला डाउनफॉल है वो राजेश कुमार सिंह का है। राजेश कुमार सिंह परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव थे, उनको हटाकर सरकार ने उद्यान में डाल दिया। इसके पीछे लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। राजेश सिंह की छवि ठीक ठाक थी, कहीं लाइमलाइट में नहीं रहते थे, चुपचाप काम करते थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब से दयाशंकर सिंह परिवहन विभाग के मंत्री बने उसके बाद से कुछ मामला सरकार की नज़र में आया। कहने वाले ये कहते हैं कि वो देवरिया में एक टाइम पे डीएम थे, उस दौरान का कुछ मामला है जहां से आज दयाशंकर विधायक बने हैं, वहीं से मंत्री बन गए। दूसरा, मंत्री और प्रमुख सचिव के कुछ लोग सजातीय होने की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के इतर राजेश सिंह की छवि ऐसी नहीं थी कि उन्हें उद्यान में डाला जाए। फिलहाल जो भी सरकार को लगा होगा या सरकार के कार्यालय में बैठे लोगों को, हालांकि रजनीश दुबे जरूर किरकिरी थे, उनको आँख से निकाल कर जमीन पर रखा गया, लेकिन राजेश सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल ब्यूरोक्रेसी में ये अप डाउन, ये राइज और फॉल का जो सिलसिला है ये चलता है। योगी पार्ट 2 में बाबा का हंटर लगातार चल रहा है। पहले स्कोर 2-2 पर था, यानी कि 2 आईएएस और 2 आईपीएस निलंबित थे, लेकिन अब 4 और 2 का मामला हो गया है, या आप कह सकते हैं 3-2 का मामला, क्योंकि चौथा तो ऑलरेडी रिटायर था, उस पर एफआईआर होनी। सरकार ने गाजियाबाद की पूर्व जिला अधिकारी निधि केसरवानी के निलंबन की भी सिफारिश कर दी है, इसलिए क्योंकि वो अपने मणिपुर कैडर में यूपी में नहीं है, नहीं तो वो निलंबित भी हो जाती। निधि केसरवानी का निलंबन हुआ है और विमल शर्मा जो गाजियाबाद के पूर्व डीएम से रिटायर्ड हैं, उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला। मामला इस बार सपा सरकार के एक भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आपको याद होगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक बना था जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार में इन सारे अधिकारियों का नाम आया था। आरोप ये था कि मुआवजे का जो भुगतान किया गया वो कई गुना ज़्यादा किया गया, और जब जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना हो गई उसके बाद भी रजिस्ट्रियां होती रहीं। किनको? अफसरों के भाई भतीजों को, रिश्तेदारों को, ड्राइवर चपरासी को। ये मामला 2018 में तब प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के कमिश्नर तत्कालीन प्रभात कुमार, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको इसकी जांच सौंपी थी। प्रभात कुमार एक वैसे भी ऐसे आदमी जिसको पा जाए छोड़े ना, उन्होंने जांच में दोनों आईएएस अफसरों को दोषी निकाला, जिसमें निधि केसरवानी और विमल शर्मा का नाम था। निधि केसरवानी 2004 बैच की मणिपुर कैडर की आईएएस अफसर हैं। वो 2011 में यूपी में प्रतिनियुक्ति पर आई थी। 2017 में उनकी प्रतिनियुक्ति पूरी हुई और वो वापस अपने कैडर में चली गई। लेकिन जो यहाँ पर कांड हुआ, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया, उसका जिन्न आज 2018 की जांच के बाद 22 में फिर सामने आया। तो कहा जाता है कि जो पाप करोगे एक न एक दिन सामने आएगा। शायद उसी का नतीजा है कि 8-8 गुना, 12-12 गुना दाम पर मुआवजा लोगों ने उठाया और करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में बंदर बांट की गई। कहा गया कि हम दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कम कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे कि लोग मिनटों में चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पीछे जनता की कितनी गाढ़ी कमाई लूटी गई, ये उसकी एक वानगी है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस बार छोटे लोगों पर नहीं, मुलायम गर्दनों पर तलवार नहीं चलानी है। इस बार डायरेक्ट आईएएस अफसर लपेटे में आ रहे हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो आईएएस की तुलना में आईपीएस ज़्यादा सौभाग्यशाली साबित हो रहे हैं। एक तो
उन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा जिसके नाते उनका निलंबन हुआ हो। दूसरा, उनकी संख्या भी कम है आईएएस की तुलना में। अभी तक जितने आईएएस अफसरों पर कार्रवाई हुई सब भ्रष्टाचार के आरोप में हुई। तो क्या ब्यूरोक्रेसी में दाग बहुत ज़्यादा है या बहुत गहरे तक है? सरकार कुरेद कुरेद के एक निकाल रही है, या जो चपेटे में आ जा रहा था उसी पर कार्रवाई हो जाए, बाकी जो मामला जहां दबा है दबा रहे। पावर सेंटर में अब बात एक हाईटेक अफसर की। हाईटेक इसलिए क्योंकि वो हाईटेक सिटी में रहती हैं, उसकी मुखिया हैं। कई साल से नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली के अलावा उनको उत्तर प्रदेश में और कहीं नौकरी नहीं करनी है। बात आज हो रही है नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी की, जिनको हाई कोर्ट की अवमानना भारी पड़ी है। हाई कोर्ट की अवमानना कोई अधिकारी तब करता है जब उसको अत्यधिक अहंकार हो, जब उसको घमंड हो जाए कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने अब ये कहा है कि रितु महेश्वरी को गिरफ्तार करके 13 मई को कोर्ट में पेश किया जाए। क्यों? क्योंकि नोएडा के सेक्टर 82 में 30 नवंबर 1989 और 1990 में एक अधिग्रहण किया गया था अर्जेंसी क्लास लगाकर। वो अधिग्रहण मनोराम नाम के एक व्यक्ति की ज़मीन पर था। लगातार वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा, सुनवाई नहीं हुई। 2016 में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया था कि नए भूमि अधिग्रहण के तहत मनोराम को दोगुना मुआवजा दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट कहता है यूपी के अधिकारी इतने अहंकार में है कि वो उसके फैसले को मानते नहीं, आदेश को सुनते नहीं। इस फैसले के खिलाफ पहले अधिकारी सुप्रीम कोर्ट गए, नोएडा अथॉरिटी गई कोर्ट, लेकिन वहाँ पर ये केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के केस हारने के बाद याचिकाकर्ता दोबारा हाई कोर्ट पहुँचा। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्ट का मामला बनता था, मुआवजा दिया नहीं जा रहा था। 27 अप्रैल को कोर्ट ने कहा कि पेश हो रितु महेश्वरी, उसके बावजूद वो पेश नहीं हुई। उसके बाद फिर 4 मई तारीख लगाई हाई कोर्ट ने, और उसके बावजूद नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। अब ऐसे में अदालत के पास क्या रास्ता बचता है? जब वो कोर्ट की बार बार अवमानना कर रही हैं, तो फिर कोर्ट ने कहा कि अब ऐसे अधिकारी को गिरफ्तार करके पेश कर दो। बात यहाँ पर यह आती है कि रितु महेश्वरी क्या कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है? क्या वो कोर्ट के ऊपर हो चुकी हैं? किसी गरीब को 20 साल 30 साल हो गया दौड़ते हुए, उसकी ज़मीन का अगर मुआवजा उसको दे दिया जाएगा कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या तकनीकी खामी है? अफसरों का घमंड, अहंकार क्या अदालतों को भी कुछ नहीं समझता है? ऐसा क्यों है? क्या सरकार में बैठे हुए उनके आका उनको कुछ भी करने के लिए ये बात अनुमति देते हैं? रितु महेश्वरी आईएएस अफसर हैं, उनके पति भी उत्तर प्रदेश में मयूर महेश्वरी एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं। यह दंपति आईएएस की सेवा में है। लेकिन कोर्ट की अवमानना का ऐसा उदाहरण आपको कम मिलेगा, जहां बार बार कहने के बाद भी हाई कोर्ट को नकारा जा रहा हो। सरकार ऐसे अफसरों को अपना चहेता बनाकर क्यों रखती है, जो सरकार की बदनामी कराते हैं, जनता के साथ साथ कोर्ट तक में करा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने कसम खा रखी है कि हम नौकरी करेंगे तो एनसीआर में ही करेंगे, तुम्हें रखना हो रखो और नहीं तो तुम्हारी मजबूरी है। कौन सी सेटिंग है, क्या व्यवस्था है, ये विचित्र स्थिति है। शायद ब्यूरोक्रेसी में उच्च पदों पर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए लोग ज़्यादा जानते होंगे। नई नई सरकार बनी, सरकार में बैठकें हुई, प्रेजेंटेशन हुआ, फिर कहा गया भाई सारे मंत्रियों ने देख समझ लिया महीनों तक, अब चलो मंत्रियों के एक समूह बना दिया गया कि मंडल मंडल जाकर कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, जनता की समस्या सब पर आप लोग कार्रवाई करिए। सब लोग जाने लगे। लेकिन चित्रकूट में एक ऐसा वाकया हो गया जिसके बाद इन दौरों के साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगे।
एक तो इन दौरों में सरकार ने मंत्रियों पर इतने नियम कानून के साथ भेजा था कि लकीर से इधर उधर हुए तो कदम डगमगाए तो फिर कार्रवाई गाज गिरेगी। उससे बचना था कि भाई अगर दौरे पर जा रहे हो तो होटल में न सोयो, खाना किसी दलित के यहाँ खाना, और कोई भी लग्जरियस स्थिति नहीं दिखनी चाहिए। अब चित्रकूट में अधिकारी भी कम नहीं, वो 2 हाथ और आगे निकले। अस्पताल गए मंत्री जी मरीजों का हाल चाल लेने, तो अफसर मरीजों को फल बंटवाने लगे और वहाँ मुर्दों को फल बंटवा दिया मंत्री के हाथ से। जो मर गया, जिसे फूल चढ़ाना चाहिए था, उसको फल दे आए। ये मामला चित्रकूट के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के साथ हुआ है। सरकार जनता के द्वार पर जा रही थी, मंत्री जी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री जी के सामने ही डॉक्टरों ने नाटक शुरू कर दिया। एक महिला जो मर चुकी थी उसके शव का इलाज करने लगे। मंत्री ने जब सबको फल बांट रहे थे, उस मृत महिला को भी फल बांट के चले आए। जब बाहर निकले तब उनको इसकी भनक लगी। महिला को फल देकर आने पर जो किरकिरी होने लगी तो मंत्री जी वापस गए दोबारा लौटकर, और जब बेड पे गए तब सच्चाई पता लगी कि यहाँ तो कुछ दूसरा हुआ बैठा है। बड़े नाराज हुए, लेकिन अब हाथ में अधिकार ज़्यादा है नहीं मंत्रियों के, कार्रवाई क्या कर सकते हैं। चले आए डांट फटकार के, डीएम से कहा जांच करो। आज 7 दिन होने जा रहा है, डीएम की जांच की रिपोर्ट में क्या हुआ, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई, कोई नहीं जानता। इतने तक तो ठीक था। रात में जब सर्किट हाउस गए तो बांदा में मंत्री गिरीश यादव को चूहा ने काट लिया सर्किट हाउस में। मंत्री को आशंका हुई कि सांप काट लिया है। मंत्री इस मामले डर गए, घबरा गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत खराब होने लगी, लेकिन डॉक्टरों ने वहाँ थोड़ी सूझबूझ दिखाई कि चेक किया कि ये सांप नहीं है, चूहा है, इसने काटा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, सवेरे मंत्री जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खाली उठता ये है कि भाई मंत्रियों के लिए इतना प्रतिबंध है कि नल पे नहाओ, जो होटल में न सो, जाके सर्किट हाउस में सो, हुआ चाहे सांप काट लिए चाहे चूहा, लेकिन आपको सोना है। क्या जो अफसर नोडल अफसर बनाए गए हैं जिलों के, उन पर भी ये व्यवस्था लागू होती है कि भैया गांव में सो, दलित के यहाँ खाना खाओ और सर्किट हाउस में ही सोना, सरकारी गेस्ट हाउस में, होटल न जाना। पता नहीं उनके लिए क्या व्यवस्था है, इस पर अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी है कि अगर एक छोटी सी हलचल होती है तो पत्तों की तरह पूरा पेड़ खड़खड़ाने लगता है। बात आज सीनियर लेवल पर केंद्र से आए एक फरमान की होनी है। ये फरमान आया है यूपी की अपर मुख्य सचिव वित्त राधा एस चौहान के लिए। राधा एस चौहान को केंद्र में बहुत बड़ा पद मिला है, डीओपीटी की वो सचिव बनाई गई हैं, यानी पूरी भारत की ब्यूरोक्रेसी की वो मुखिया होंगी। लेकिन उनकी एक इस तैनाती आदेश आने से ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे समीकरण बदल गए हैं। ये समीकरण क्यों बदले, इसका क्या असर होगा, हम इसको थोड़ी देर समझते हैं। समीकरण ये है कि राधा एस चौहान की नौकरी अभी 2 साल से ज़्यादा है। केंद्र में उनको इतनी बड़ी तैनाती आ गई, अब वो सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय से जुड़ी रहेंगी और डीओपीटी जैसे विभाग का उनको सेक्रेटरी बनाया गया। बड़े सम्मान की बात है, और वो जल्दी ही यूपी से जाएंगी। लेकिन जब वो जाएंगी तो वित्त सचिव की कुर्सी खाली हो जाएगी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट की कुर्सी खाली हो जाएगी। जब ये 2 बड़े महकमे खाली होंगे तो ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा। सबसे प्रबल दावेदार वित्त सचिव के अमित मोहन प्रसाद को माना जा रहा है। अमित मोहन प्रसाद इस समय यूपी के स्वास्थ्य सचिव हैं। कोरोना की 2-2, 3-3 लहर उन्हीं के टाइम में आई, फेस किया गया। अच्छा, वित्त विभाग के लिए एक फंडा ये बनता जा रहा है, एक सोच ये बनती जा रही है कि अफसर थोड़ा खड़ूस टाइप का लगाओ, जो फाइलों पर क्वेरी लगावे, रोके, आसानी से वित्त का मामला रिलीज ना करे पैसा कौड़ी। तो अमित मोहन थोड़ा इसमें फिट बैठते हैं। जब एक चैन चलेगी, जब एक कड़ी खिसकेगी,
वित्त से, तो फिर स्वास्थ्य वाले का नाम आया, फिर स्वास्थ्य में कौन जाएगा, फिर और कुछ विभाग हैं उन पर भी बदलाव होगा। तो एक ब्यूरोक्रेसी में अचानक सी हलचल चल रही है। योगी पार्ट 2 में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हुए थे। 1 महीने से थोड़ा समय बीता है सरकार को बने हुए, दूसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा है। और ये जो योगी पार्ट 2 है, इसमें अभी तक जो तैनातियां हुई हैं उससे लोगों को लगता है कि सरकार चुन चुन कर अफसरों को रखेगी। वित्त सचिव की कुर्सी पर अगर अमित मोहन प्रसाद आते हैं तो स्वास्थ्य सचिव की कुर्सी पर किसको लाया जाएगा? जूनियरिटी सीनियरिटी कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग धीरज साहू का भी नाम ले रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य सचिव बनाया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक से बढ़कर एक, सरकार को भी ऐसे अफसरों की भी ढूंढ ढूंढ के लाती है। ताला खुलने का इंतजार है किस्मत का लोगों के। लेकिन इसी बीच हम कुछ ऐसे नामों की भी चर्चा कर लें जिनका किस्मत का ताला बंद है, जिनकी किस्मत कहीं अटकी हुई है। अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों से सामान्य प्रशासन में प्रमुख सचिव के पद पर जितेंद्र कुमार काम कर रहे हैं। वो भी उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आई है, कुछ हृदय परिवर्तन हुआ हो, कुछ उनको भी काम करने का अवसर मिले और इस बार वो अपने काम से सरकार को प्रभावित करें। उनकी नौकरी अभी करीब 4 साल बची हुई है। एक और महत्वपूर्ण नाम है जो इस समय राजस्व परिषद में तैनात हैं, वो हैं रजनीश गुप्ता का। गुप्ता 1990 बैच के IAS अफसर हैं। उनकी नौकरी 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा बची हुई है, यानी कि दिसंबर 2023 में वो रिटायर हो जाएंगे। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया एक मामूली से आरोप में, एक मामूली से नाराज़गी के कारण वो राजस्व परिषद में पड़े हुए हैं। कईयों के दिन बहुरे, लेकिन उनका समय नहीं बदला। अब अगला नाम आता है, अभी हाल में प्रमुख सचिव बन गए हैं डॉक्टर हरिओम का। डॉक्टर हरिओम पिछले 5 साल से GAD सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव हैं। वो साहित्यकार भी हैं और गाने भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं। उनकी गज़ल की एक लाइन है कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। पिछले 5 साल से वो प्यार मोहब्बत के तो नहीं, लेकिन सरकारी उपेक्षा के मारे हुए हैं। अब ज़रूरत है कि उनको भी कहीं मौका दिया जाए। वैसे भी डॉक्टर हरिओम का नाम अगर गोरखपुर के एक मामले को छोड़ दिया जाए तो उनकी छवि, साख और ईमानदारी, अभी तक उस पर कोई उंगली नहीं उठी है। अब अगला नाम आता है जिसमें पवन कुमार, अभय सिंह, ये लोग शामिल हैं। हालांकि सरकार इनको शासन में ले आई है, तैनाती है, लेकिन महत्वहीन पदों पर हैं। कोशिश करेंगे कि नया साल है, नई सरकार है, तो हो सकता है कि उनकी किस्मत भी कुछ चमके। तो कुल मिलाकर ये है कि एक ईंट खिसकेगी तो बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें चल निकलेंगी। जैसे चैन होती है, एक एक गुटके पर आगे बढ़ती रहती है। फिलहाल हम लौट कर आते हैं राधा S चौहान की तरफ। उनकी नौकरी अभी 2024 तक है, 2.25 साल से ज़्यादा है। वो दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके पति उत्तर प्रदेश पुलिस में DG रैंक के पद पर तैनात हैं, DG इंटेलिजेंस हैं, DS चौहान साहब, जिनकी साख सरकार में काफ़ी ऊंची है। राधा S चौहान दिल्ली जाएंगी, ये तय है। और जब वो जाएंगी तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कितनी हलचल मचेगी, कितना फेरबदल होगा, ये आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा। योगी आदित्यनाथ को इस बार लोग बदली हुई छवि में देख रहे हैं। वो उनसे उदारता की उम्मीद करते हैं। अफसरों के लिए एक अवसर की तरह है कि शायद इस बार उनकी भी लॉटरी लग जाए, उनके भी जीवन में कुछ बहार आ जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि पूरा प्रदेश उन्हीं से चलता है, उनके न रहने पर सरकार बैठ जाएगी। ये भ्रम, ये स्थिति किसी को ज़्यादा पालनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, समय अपनी गति से चलता रहता है। जो लोग ऐसा भ्रम पालते हैं उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा भी है, और जाते जाते
हम आपको इन्हीं शब्दों के साथ छोड़ भी जाएंगे कि खुशफहमियों के सिलसिले कुछ इस कदर फैले हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार हमसे ही है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।